नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र डूडी। आज आपको कुछ खुशी भी होगी, कुछ गम भी होगा, कुछ तकलीफ़ें भी होगी, क्योंकि आज एक नई चीज़ अपने सामने आई है। अपन जिस मकसद को लेके, जिस उद्देश्य को लेके आज काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी टाइम से हम लोग ये सोच रहे थे कि सिलेबस में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैंने पिछले 3-4 दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि सिलेबस में बदलाव हो रहा है। और उस नए बदलाव के साथ में कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आपका कट ऑफ का प्रेडिक्शन सही नहीं रहा। तो ऐसा है दोस्तों कि कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन इसलिए 4-5 नंबर ऊपर नीचे चला गया क्योंकि 6 क्वेश्चन डिलीट हो गए और 2 क्वेश्चन में बदलाव हो गया। तो उन 6 क्वेश्चन के डिलीट और बदलाव के बीच में बहुत से लोग जो पहले 85 पे थे और वो आगे नीचे, और कुछ लोग जो नीचे थे वो चले गए ऊपर। तो उस वजह से ये सारा चीज़ें चेंज हुई। और दूसरा, उस दिन का मेरा वीडियो देखना, मैंने आपको बताया था कि किसी भी हालत में कोई भी कट ऑफ ओबीसी और जनरल से ऊपर नहीं रहेगी, और वो बराबर ही रही है। और जो इस बार आरपीसी ने जो रिजल्ट निकाला है वो रिजल्ट इस तरीके से निकाला है, जो मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे उस दिन, उसमें उन्होंने आरपीसी ने पहला फार्मूला अप्लाई किया है। तब आरपीसी से ऊपर तो अपन है नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मामला कोर्ट में फंसेगा, तो मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप कोर्ट के चक्कर में इस बार मत पड़ना किसी भी कीमत पे। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर कोर्ट में अगर ये भर्ती अटक जाए इस बार, तो आप ये दिमाग से भ्रम निकाल देना। आप अपने समय खराब करोगे, आप अपना पैसा बर्बाद करोगे, आप किसी के फालतू का अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपने खुद को ही धोखे में रखोगे। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको आपके सामने आरपीसी ने एक नया सिलेबस डाला है। मैंने नए और पुराने दोनों सिलेबस की तुलना की है। मेजर बदलाव है, काफ़ी बदलाव है, कुछ चीज़ों में बदलाव है। मैं आपको उसी बदलाव के बारे में बताने जा रहा हूं, और उसके बाद में आपको वो चीज़ें कहां से कैसे करनी है वो अलग अलग वीडियो में मैं बताता रहूँगा। आपके सामने ये 18 का सिलेबस, ये 21 का सिलेबस। ठीक, अब मैं शुरुआत करता हूं चौथे पेपर से। पहले फर्स्ट पेपर से नहीं कर रहा हूं, मैं चौथे पेपर से कर रहा हूं। फोर्थ पेपर नो चेंज, कोई बदलाव नहीं है इसमें। कोई बदलाव नहीं। उम्मीदें थी कि भाई हिंदी के ऐसे में थोड़ा बहुत चेंज होगा और ग्रामर कम करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। एज इट इज है, किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव चौथे पेपर में नहीं है। ठीक है, आपको वही करना है जो पहले था। इसकी स्ट्रेटेजी कैसे होती है, चौथे पेपर पे कैसे मार्क्स लिए जाते हैं, अब इंग्लिश का तो मेरे जैसे आदमी से पूछना मत, गुलाव में रह जाओगे दोस्तों। लेकिन हिंदी में, हिंदी कंपोजिशन और हिंदी में क्या करना है वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। और आप मेरे वीडियो देख लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके सोचने की, समझने की जो शक्ति है, आप अपना सब कुछ वहाँ पे दे सकते हो, और आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश आपको मैं ये बता सकता हूँ कि आपको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। इसके अलावा मैं इंग्लिश में मास्टर नहीं बनूंगा, लेकिन हिंदी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अब आते हैं फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर ये है आपके सामने। फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री। हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री नो चेंज।
राजस्थान हिस्ट्री में कोई बदलाव नहीं। भारत का इतिहास कोई चेंज नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक चेंज किया है, प्रबोधन को हटाया है। याद रखना, प्रबोधन को हटा दिया है। प्रबोधन युग था तो पुनर्जागरण के बाद वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया और उसमें जोड़ा है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अमेरिकी फ्रीडम स्ट्रगल और फ्रांसीसी क्रांति, जो मेरे फेवरेट टॉपिक है। फ्रांसीसी क्रांति जिसको कहते हैं कि नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, वो वाला पार्ट, और बास्तिल के किले का पतन, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है अपने हिस्ट्री का। और मैं वैसे हिस्ट्री से आता हूँ तो मेरे को पता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं आपको इसमें से सवाल क्या बनते हैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या सवाल आने वाले हैं, और आने वाले वीडियो में मैं बता भी दूंगा आपको। और बाकी एज इट इज पॉइंट है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, एज इट इज टॉपिक है। और विश्व युद्धों का प्रभाव, विश्व युद्धों के प्रभाव में आप ये देख लीजिए कि विश्व युद्ध 2 हुए थे। दोनों विश्व युद्धों में, जैसे 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, तो 1914 का जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, अब ये पूछ रहा है कि विश्व युद्धों का प्रभाव। ठीक है, तो आप सिर्फ विश्व युद्धों का प्रभाव मत देखिए, दोनों विश्व युद्धों के बीच में जो घटनाएं घटित हुई। ठीक है, अब जैसे वर्साई की संधि थी, तो वर्साई की संधि एक सिर्फ वर्साई की संधि नहीं थी, वो 5 संधियां थी। ठीक है ना, अलग अलग देशों के साथ में, अलग अलग साम्राज्यों के साथ में वो 5 संधियां थी आपकी। तो फिर उसमें पेरिस समझौता भी था, पेरिस शांति सम्मेलन भी था, बहुत कुछ था उसमें। तो वो अपने को सारी चीजें पढ़नी है। म्यूनिख समझौता, ये वो, फिर आपका कैसे नाजीवाद, फांसीवाद, जो भी कुछ भी आया उसको लेकर वहाँ से फिर फ्रैंकफर्ट वगैरह सब पढ़ना अपने को। तो जब द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध के बीच की जो घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं इन प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव है। प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि जो भी घटनाएं हैं वो प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो घटनाएं हैं, यूएनओ के निर्माण तक, वो है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। तो उसमें आपको सारी चीजें पढ़नी है कि यूएनओ का निर्माण कैसे हुआ, यूएनओ कैसे बना, और पहले जो यूएन था, यूनाइटेड नेशन, वो उसका क्या प्रभाव हुआ, अमेरिका क्यों बाहर रहा, सारी चीजें होगी। ठीक है, वो मैं आपको एज इट इज बता दूंगा। ठीक है ना, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब आते हैं इसमें, एक आप ध्यान रखना, प्रबोधन का युग छोड़ दिया है इन्होंने, तो इसमें जोड़ा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और फ्रांसीसी क्रांति। अब आता है अर्थव्यवस्था। दोस्तों, अर्थव्यवस्था में तो इसने सब कुछ, आरपीसी ने बहुत कुछ बदल दिया, बहुत कुछ बदल दिया। मतलब मेजर चेंज है आरपीसी का, वो है इकोनॉमिक्स में। और इसने सबसे पहले ही उठा के कृषि को कर दिया। अब कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत की बहुत सारी जनता, 65% जनसंख्या है, जो 65% पॉपुलेशन है, वो कृषि से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने इसमें क्या किया है कि पहले जो इकोनॉमिक्स का था, मेरे पास में 18 और 19 दोनों का, 2021 दोनों का सिलेबस है। आप ये देखेंगे कि कृषि, भारतीय कृषि में वृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्तियाँ, अगर आपको इसका इंग्लिश वर्जन में बताऊं तो
इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इन इंडियन एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फूड मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड चैलेंजेस। ठीक है, लेकिन पहले ये चीज नहीं थी और ये इन्होंने नया जोड़ा है। कृषि पहले सेक्टर था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक किया है कि भारतीय कृषि में वृद्धि और उत्पादकता की प्रवृत्ति मीन्स ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड एंड इंडियन इनका एग्रीकल्चर, और फूड प्रोसेसिंग जो अपना सेक्टर है उसका मैनेजमेंट इन्होंने जोड़ दिया, और कृषिगत सुधार और चुनौतियां। दोस्तों, मैं आपको आज ही बता देता हूं कि इस टॉपिक में से सवाल उठना तय है। कारण इसका है कि हाल ही में अपना एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, तो और पहले भी किसान आंदोलन हुए, वो अपनी हिस्ट्री का भी पार्ट है किसान आंदोलन, और तो यहाँ से अपना सवाल आने तय हैं, क्योंकि कोरोना काल में कृषि ही एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव ग्रोथ में था, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में थे। तो आप ये सोचिए, फिर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ दिया जो पहले नहीं था, बैंकिंग को हटा दिया, बैंकिंग हटा दिया है, लोक वित्त हटा दिया, इन्होंने इसकी जगह जोड़ा है केंद्र और वित्तीय संबंध जो पॉलिटिकल का पार्ट है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, आर्टिकल 249, ठीक है, याद होगा आपको, और नवीनतम वित्त आयोग ये भी जोड़ दिया। राजकोषीय उत्तरदायित्व घाटा, आप ये सोच लीजिए, आप, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बुक्स बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये इन्होंने एज इट इज़ कहाँ से उठाया मैं आपको बताऊं, एज इट इज़ इन्होंने सीधा का सीधा भारत का जो बजट आता है वहाँ से ये टॉपिक उठा ली। जो भारत की आर्थिक समीक्षा आती है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की तरह भारत की जो आर्थिक समीक्षा आती है, इतना मोटा सा पोता, वहाँ से इन्होंने सीधे टॉपिक उठाए। आप देख लीजिए आराम से, और वहाँ से सवाल आएंगे। फिर उन्होंने जोड़ा बजट की प्रवृत्तियाँ और राजकोषीय नीति, जो अपने राजकोषीय प्रबंधन वाली है वो उन्होंने जोड़ लिया। भारत में कर सुधार, जो अपने जीएसटी वगैरह का जो अभी चल रहा है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब ये समझ लीजिए कि आपको करंट से अपडेट रहना है। फिर इन्होंने ये जोड़ लिया साथ में सामाजिक क्षेत्र, जो पहले नहीं था अपना, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को जोड़ा है। तो आपको एनएसएसओ से जो बेरोजगारी के जो डाटा वगैरह होते हैं वो सब आपको अब तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा नीति जोड़ी है, जो अभी केंद्र सरकार ने जारी की है, कस्तूरी रंगन की जो अध्यक्षता में शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति को आप तैयार कर लीजिए। प्रभावी और नियामक की समस्या, आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पुनर्भाषित करना और रोजगार उन्मुख व्यूवृद्धि में रचना। ये पहले टॉपिक नहीं था, ये नया टॉपिक जोड़ा है। अब आती है वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्होंने क्या किया है कि पहला टॉपिक तो सेम रखा है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और विश्व व्यापार संगठन, इनको सेम रखा है। अब इन्होंने हटाया क्या है, विकासशील और उभरते विकसित देशों की संकल्पना को इन्होंने हटा दिया। वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति को इन्होंने हटा दिया और जोड़ा है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ये इन्होंने नया जोड़ा। तो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में लास्ट चैप्टर है और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें भी एक चैप्टर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल उठने तय हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे आते हैं आपकी राजस्थान की इकोनॉमी पे। अब राजस्थान की इकोनॉमी में इन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिक किया है,
कृषि पहले भी, कृषि को इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है इकोनॉमी में। कृषि, पशुपालन, जल, सिंचाई, ये इन्होंने पहले भी था, ये बागवानी, डेयरी, पशुपालन, ये सब था। लेकिन इन्होंने इस बार स्पेसिफिक रूप से एक टॉपिक के रूप में इन्होंने दिया है। ग्रामीण विकास को इन्होंने नए टॉपिक के रूप में जोड़ा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, उन्होंने इसको प्रमुखता दी है। और राजस्थान की जो प्रमुख विकास परियोजना है, वो नया टॉपिक पहले भी था, लेकिन इसको ज़्यादा तवज्जो देके एक पीपीटी मॉडल वाला जो भी है उनको जोड़ के एक नई सहभागिता के रूप में उनको नया बढ़ावा देके और नई तरीके से उसको क्लियरफाई किया है। और राजस्थान की जो आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं हैं, वो इन्होंने सीधा इकोनॉमिक सर्वे से उठाया है। ठीक है ना, जो इकोनॉमिक सर्वे अभी मेरे पास में उधर है, तो वहाँ से ये सीधा का सीधा टॉपिक उठाया है। एक चैप्टर है, वहाँ से ये टॉपिक उठाया है। और ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी और सतत विकास के लक्ष्य, ये सीधा का सीधा इकोनॉमिक सर्वे का टॉपिक है। और कहीं से भी नहीं पढ़ना आपको, इकोनॉमिक सर्वे उठाइए, वहाँ से पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपको उसमें से 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे तैयार करने, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अब आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में इन्होंने सब कुछ बदल दिया, जो बदलना भी चाहिए था। फालतू के प्रपंच डाल रखे थे पहले। जैसे इन्होंने सामाजिक मूल्यों को हटा ही दिया। दोस्तों, सामाजिक मूल्य अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने इसको क्या किया फिर, जाति और वर्ग वाला, जो पहले भी है, लेकिन इन्होंने जाति और वर्ग, प्रकृति, उद्भव, प्रकार्य और चुनौतियां। आप अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो अरे यार अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे ना, तो इन्होंने लिखा है कि नेचर, ओरिजिन, फंक्शंस एंड चैलेंजेस। प्रकार्य मतलब फंक्शंस, कि भाई जाति के क्या फंक्शन है, जाति कैसे निर्मित होती है, जाति का उद्भव कैसे हुआ। इसमें आपको रजनी कोठारी, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ वाले जो कॉन्सेप्ट है, वो भारत में जाति का आधुनिकीकरण, जातियों का राजनीतिकीकरण, वो सारे चीज़ें इसमें आती है। परिवर्तन की प्रक्रियाएं, इसमें पहले एक सिर्फ संस्कृतिकरण था। संस्कृतिकरण आप जानते ही हो कि उच्च जाति के गुणों को निम्न जाति के लोग अपनाते हैं, ये संस्कृतिकरण है। अब इसमें उसने जोड़ लिया पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, भूमंडलीकरण, ये नए टॉपिक जोड़े इन्होंने। फिर उन्होंने नया जोड़ा है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ। दहेज मतलब डिवोर्स, बाल विवाह के मुद्दे, भ्रष्टाचार। बाल विवाह का इशू अभी राजस्थान सरकार ने एक नया कानून लेके आई है, तो यहाँ से आपका सवाल बनना तय है। भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, मादक पदार्थ, व्यसन, कमजोर तबके के विशेषकर दलित, वृद्ध और दिव्यांग। अब इन्होंने देखो, आप इन्होंने दलित, वृद्ध जोड़ा है साथ में, तो आप वृद्ध के जो कानून आए हैं सीनियर सिटीजन के, पेरेंटिंग वाले, जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनकी संपत्ति के जो अधिकार वाले जो भी कानून आए हैं, वो सब इसमें आएंगे। तो आपको उनको सबका ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा। और राजस्थान में जनजातीय समुदाय, भील, मीणा, गरासिया, समशय एवं कल्याण। इन्होंने सिर्फ 3 जातियों का नाम लिखा है, भील, मीणा और गरासिया। उनका कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आएगी। ठीक, अब आता है आपका प्रबंधन। इन्होंने प्रबंधन का सब कुछ बदल दिया, मतलब आधा सिलेबस बदला है।
ठीक है। तो प्रबंधन आपको नए सिरे से तैयार करना पड़ेगा, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छे दिए इन्होंने कि जैसे आपको इनमें जैसे ये बताओ उद्भवन उद्यमिता दिया है इन्होंने, उद्भवन स्टार्टअप, यूनिकॉर्न उद्यम पूंजी, एंजल निवेशक, ये करंट इश्यू है। तो आप ये करंट इश्यू करंट से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आती है आपका लेखांकन अंकेक्षण, अकाउंटिंग में इन्होंने चेंज किया है। अकाउंटिंग में इन्होंने पहले जो बजट था, बजट वाला जो टॉपिक था, अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। पहले बहुत सारे बजट दे दिए, विभिन्न प्रकार के बजट। अब इन्होंने स्पेसिफिक रूप से आपको कह दिया है कि आपको निष्पादन बजट और शून्य आधारित बजट की जानकारी, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। पहले बहुत सारे बजट थे, वो हटा दिए आपके, इसमें आपका भार कम हो गया और बाकी एज इट इज है। और अंकेक्षण वाले में इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। अब मेजर चेंज यही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर है, उसमें ज़्यादा चेंजेस है। नहीं सॉरी, फर्स्ट पेपर में ज़्यादा चेंजेस है, सिर्फ हिस्ट्री को छोड़ के। हिस्ट्री में सिर्फ अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को जोड़ा है, बाकी इन्होंने फर्स्ट पेपर में मेजर चेंज किया है। और अब आते हैं सेकंड पेपर पे। सेकंड पेपर में तो इन्होंने दोस्तों सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से देखी चीज़ों को, तो इतना बड़ा चेंजेस नहीं है। क्योंकि अपन जब चीज़ों को कंबाइन करते हैं, चीज़ों को जोड़ते हैं, तो वही चीज़ें निकल के आती है। लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें जो आज की दुनिया में चल रही है करंट के रूप में, उन करंट की चीज़ों को इन्होंने जोड़ा है। और इथिक्स में इन्होंने प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व और चुनौतियों को जोड़ा। नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उच्च योगदान देने वाले कारक और सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही और नैतिक आचार संहिता, इन्होंने ये नया जोड़ा है। बाकी एज इट इज है। एक टॉपिक इन्होंने हटाया है, तनाव प्रबंधन को, और वैसे भी अपनी ज़िंदगी में तनाव ही है, इसलिए हटा दिया। आरपीसी ने सोचा कि यार बच्चे हैं, माफ़ कर देते हैं, तो इन्हें इसलिए उन्होंने हटा ही दिया, क्योंकि आगे तनाव प्रबंधन करना आता है। और वैसे भी जो प्रशासक बनता है, उनको तनाव प्रबंधन में तो कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि इतनी बार बचीट खाते हैं कि अपने आप ही तनाव प्रबंधन हो जाता है, और फिर वो समाज को और जनता को तनाव प्रबंधन सिखा देते हैं, इसलिए उन्होंने हटा ही दिया। और बाकी एज इट इज है। पहला टॉपिक नीति शास्त्र और मानवीय मूल्य वाला एज इट इज है। नैतिक संप्रत्य, रित और रित की अवधारणा, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ और सद्गुण, सद्गुण कौन सा, सुकरात वाला, वो सब एज इट इज है। भगवद गीता, नीति शास्त्र व प्रशासन में भूमिका, वो एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी का नीति शास्त्र, गांधी तो है ही। अब ऐसा नहीं है कि कुछ गोडसे भक्त हो तो गोडसे की नीति शास्त्र लेके आ जाए, ठीक है ना। तो आपको गांधी का नीति शास्त्र ध्यान में रखना है। और भारतीय विश्व के नैतिक चिंतकों और दार्शनिकों का योगदान एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन में नैतिक चिंता, द्वंद्व और चुनौतियाँ, ये नया टॉपिक जोड़ा है इन्होंने। नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उसमें योगदान देने वाले कारक, सामाजिक न्याय, मानवीय चिंता, शासन में जवाबदेही और नैतिक आचार संहिता, ये नया टॉपिक जोड़ा है। उपरोक्त विषय पर आधारित केस स्टडी इन्होंने पहले की तरह ही रखी है। अब आती है अपनी विज्ञान। विज्ञान में इन्होंने ऐसा सिलेबस बनाया है कि जैसे मेरे को तो लगता है कि ये भाई पीएमटी की तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए राजस्थान बोर्ड वाली जो किताबें हैं 9वीं से लेकर 12वीं वाली, वो निकाल लो या खरीद लो, और फिर जैसे जैसे जो टॉपिक है उनको करते जाओ। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास में टाइम है सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको पहले ही सूचित कर देता हूँ
फिर कहना मत कि कहा नहीं था। आपके पास में 15 फरवरी तक का वक्त है, आप करो तो कर लेना, नहीं करो तो आपकी मर्जी। ठीक है दोस्तों, इसलिए साइंस का मैं एक अलग बताऊंगा आपको किताब हाथ में लेके कि कहाँ से क्या क्या सिलेबस उठाया है टॉपिक वाइज। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, क्योंकि और भी चर्चा है। अब आती है सेकंड पेपर का 3rd यूनिट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पहले क्या था दोस्तों? ज्योग्राफी में पहले ये था कि पहले पृथ्वी भूवैज्ञानिक समय सारणी तो थी, लेकिन अब इन्होंने चेंज करके लिखा है कि पृथ्वी की संरचना। पहले क्या था? पृथ्वी। अब पृथ्वी में तो खूब सारे वो मेटलन फैटलन पृथ्वी कैसे बनी, ये वो 50 चीजें थी। अब इन्होंने कह दिया कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर उठाया है इन्होंने डायरेक्ट, और उसमें पहले ही लेफ्ट साइड में जो पेज है, अभी मेरे पास में किताब नहीं है, लेफ्ट साइड में भूवैज्ञानिक समय सारणी बनी हुई है। उसको या तो उस पन्ने को फाड़ लीजिए या एक फोटो स्टेट करवा के हनुमान चालीसा के रूप में चिपका दो और उसी को उठते बैठते चिपका लेना, क्योंकि वो पहले भी 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, पिछली बार भी और इस बार भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक पहले तीसरे नंबर टॉपिक था, अब इन्होंने पहले नंबर पे लिया है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, वो सारणी रट लो। तोता होता है ना, तो तोते बन जाओ, फायदे में रहोगे। सीधा का सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का तो पक्का ही है, सवाल आना तय। 2 नंबर का तो आना ही है कम से कम, मतलब इस टॉपिक से एक सवाल तो आपका तय है, चाहे 2 का 5 का 10 का कुछ भी आए, लेकिन सवाल आना तय। झीलें हटा दी, हिमनद हटा दिए, झीलें वैसे भी बहुत माथा खाती थी, और मरुस्थल जोड़ दिया। अब भारत में मरुस्थल जोड़ा है, तो अपने मरुस्थल तो भारत में कौन सा है? वही राजस्थान वाला, और वो राजस्थान में भी है। तो आपको इस टॉपिक को दोनों में कंबाइन करके चलना है। मतलब आप ये समझो कि ऊपर नीचे राजस्थान वाला दिया हुआ है मरुस्थल, तो यही मरुस्थल है, और भारत में कोई मरुस्थल है नहीं, थार का मरुस्थल एक ही है। तो आपको उसको ही लेके चलना है। इसका मतलब आपके 2 टॉपिक एक साथ में क्लियर हो रहे हैं। कुछ और जलवायु परिवर्तन वाले कुछ मुद्दे हैं, वो सब को एक साथ में ही उठा के पढ़ना है। कोप वाले जो भी सम्मेलन वगैरह जो भी है, जहाँ पर भी कॉमन, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि ये कॉमन टॉपिक है। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि ये कॉमन है। उन कॉमन चीज़ों को कॉमन लेके चलना है। अब भूकंप वर्ष वाले में कि उन्होंने एज इट इज रखा है, और फिर उन्होंने प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे, क्लाइमेट को इन्होंने जोड़ दिया है। तो कोप वाला आना तय, या आप सोच समझ के चलिए। ठीक है? और यही बात राजस्थान के सिलेबस में इन्होंने चेंज किया है कि पहले नदियां और झीलें थी वो हटा के दूसरे टॉपिक में डाल दी, और बाकी चीज़ों को एज इट इज रखा और मरुस्थल को जोड़ दिया। मरुस्थल इसमें नया जोड़ा है, और जलवायु नया जोड़ दिया। कृषि स्पेसिफिक कर दिया। धात्विक और अधात्विक खनिजों को इन्होंने अलग वही रख के अलग तरीके से मैनेज कर दिया। वन्य जीव और जैव विविधता को जोड़ दिया। यूनेस्को की भू पार्क और भू धरोहर स्थल संकल्पना राजस्थान में संभावना है। इन्होंने इसको नया टॉपिक जोड़ा है। ये समझिए कि आप यूनेस्को को इन्होंने हर जगह जोड़ा है, तो यूनेस्को से सवाल आना तय है। प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी मुद्दे, ये 3 टॉपिक इन्होंने नए जोड़े हैं। इन 3 टॉपिकों में आपका सवाल आना तय है। पॉलिटी में इन्होंने सिर्फ एक चेंज किया है,
पॉलिटी में सिर्फ एक चेंज किया है, एक चीज़ नहीं जोड़ी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया है। वो है कितनी हो यार, मैंने कितनी हो यार माँ। ठीक है ना, एक नया टॉपिक जोड़ा है पॉलिटी में। ठीक है, पब एड में इन्होंने एक टॉपिक नया जोड़ा है, वो है राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। आज ही लिख के आराम से बढ़िया फ्रेम करके 10 नंबर का क्वेश्चन तैयार कर लेना, आपका आना तय। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। खेल और योगा में इन्होंने चेंजेस किया है। राजस्थान राज्य की खेल नीति को इन्होंने साथ में इंक्लूड किया है, पहले सिर्फ भारत की थी। खेल प्राधिकरण को नया जोड़ा है इन्होंने, और राजस्थान क्रीड़ा परिषद पहले से थी। खेल पुरस्कारों को स्पेसिफिक नहीं करके इन्होंने एक ही नाम लिख दिया। योग सकारात्मक जीवन पद्धति पहले से भी था। भारत के विख्यात खेल व्यक्तित्व तो पहले भी थे। खेलों के प्राथमिक उपचार, उसके साथ में इन्होंने पुनर्वास जोड़ा है कि खिलाड़ियों का पुनर्वास कैसे होगी। भाई मान लो कोई खिलाड़ी घायल हो जाए या खेल से छूट जाए या किसी कारणवश से हट जाए, तो उनका भविष्य क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनका खुद का क्या होगा, वो उन्होंने जोड़ा है। और बाकी ओलंपिक एशियन खेलों को स्पेसिफिक किया है। एशियन कॉमनवेल्थ को इन्होंने जोड़ा है, पहले ये नहीं थे। ठीक है, ओलंपिक से सवाल आना तय ही है, तैयार कर लेना पहले से ही, मैं आपको बता दूंगा। व्यवहार में बिहेवियर तो इन्होंने कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। एक टॉपिक इन्होंने हटाया है, जीवन की चुनौतियों का सामना करना, वो इन्होंने हटाया, उसकी जगह प्रतिबल को जोड़ा है। ठीक, विधि में इन्होंने एक टॉपिक नया जोड़ा है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। ये नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो दोस्तों, आपको अगले वीडियो में, हर एक वीडियो में आने वाले दिनों में, आज मैं सिलेबस का ही इंतज़ार कर रहा था और सिलेबस के इंतज़ार में ही मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और कुछ शादियों का भी समय था, इसलिए हम थोड़े व्यस्त थे। आने वाले दिनों में कल से कंटिन्यू आपको दिन में 3-4 वीडियो मिलेंगे। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, मैं कहता नहीं, ठीक है ना, आपकी इच्छा है। अगर आपको आपके कंटेंट मिले, आपको फ़ायदा मिले, आपको लाभ हो उससे, और मैं कल से शुरुआत करूंगा हर एक टॉपिक की, हर एक विषय की, और मैं हिंदी की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले हिंदी का कंपोजिशन पार्ट से ही मैं शुरुआत करूंगा, और एक एक पेपर में आपको कौन कौन सी किताबें, कहाँ से क्या पढ़ना है, हर एक वीडियो में बताता चलूँगा। आपके पास में समय कम है, हाँ हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, लेकिन आप थोड़ा उसको धीरे से सुन लेना। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ सिलेबस के बारे में था, नए सिलेबस के बारे में, तो इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक मैं नहीं खींच सकता था। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और कहाँ से आपके सवाल कैसे बनेंगे, कौन से सवाल बनेंगे, कौन से आपको छोड़ने हैं, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, सब कुछ बताऊंगा। और पहला ही वीडियो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, राजस्थान का कोई भी टॉपिक, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। इंग्लिश नहीं बताऊंगा, सिर्फ इंग्लिश बताई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला दोस्तों। थैंक यू। आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और कल से आप मेरा पहला वीडियो सीधा सीधा चौथे पेपर का
हिंदी का कंपोजिशन हिंदी के पार्ट से शुरू होगा। उसमें आपको व्याकरण में कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो रट्टब वो पट वाला काम है। बात है कंपोजिशन वाले पार्ट की, तो उसमें से आपकी इच्छा हो कि मैं सही कंटेंट दे रहा हूँ और सही बात बता रहा हूँ, तो आप मेरे को देख लेना, बाकी आपकी इच्छा है। दैट्स इट। थैंक यू दोस्तों।